जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने को जा रहे हैं। ठीक है। चैप्टर 4 का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुओं के समूह बनाना। आइए देखते हैं ये पार्ट क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता और हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हमने पहले दो पाठों में पढ़ा था कि एक में तो हमने भोजन की विविधता देखी थी, ठीक है, एक में हमने वस्त्रों की विविधता देखी थी। तो इसने वही चीज़ कहा है कि भोजन में, वस्त्रों में या हर चीज़ में बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल या ऐसी खिलौने, वस्त्र, जल, पत्थर, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। और इन सभी वस्तुओं की जो आकृति है या इनका रंग है या इनके गुण है, जो भी इनकी प्रॉपर्टी होगी, वो सभी अलग अलग होंगी। तो खाने में विविधता हो गई और वस्त्रों में विविधता हो गई। और हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी वस्तुएं, पदार्थ वगैरह जो भी देख रहे हैं, वो सभी के आकार अलग अलग हैं, उन सभी के गुण अलग अलग हैं, उन सभी के रंग भी अलग अलग हैं, उसमें भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब यानी कहिए कि अपने चारों ओर देखिए, गोल आकृति की वस्तुएं जो है उन्हें इकट्ठा करो। गोल आकृति की वस्तुएं पहचानो। अब गोल आकृति की वस्तुओं में क्या हम देखेंगे, एक तो गेंद हुए रहे भाई, बॉल जिसे खेले रहे, फुटबॉल या कंचे, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सम्मिलित होगी, जो बिल्कुल गोल हैं। ठीक है, जो बिल्कुल गोल है। अगर हम इसी में ही बात करें कि लगभग गोल, तो अपनी, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को देखें तो उस लगभग गोल के अंदर सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुएं भी रखी जा सकें। ठीक है। अब ये कह रहा है, मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है। अब जिन्हें खाया जा सकता है, खाने में अभी पहले जो लगभग गोल वस्तुएं थी उसमें सेब, संतरे वगैरह ये सभी खाए जा सकें, तो इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्ययन 1 की सारणियों में सूचीबद्ध किया था। जो अध्याय 1 में हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें खाए करें, क्या क्या ना खाए करें, शाकाहारी, मांसाहारी, इस तरीके की जो खाने वाली चीज़ों के आधार पर वर्गीकरण किया था। ठीक है। तो उसके आधार पर हमने सूची बनाई थी। तो खाने वाली चीज़ों में हम उन सभी की सूची बनाएंगे। अब खाने वाली चीज़ों में गोल वस्तुएं भी हो सकें, गोल वस्तु की सूची हमने अभी बनाई है, वो भी, उनमें से भी कुछ वस्तु इस समूह में शामिल होंगी, खाने वाले समूह में। ठीक है। चलो आगे देखो, यूँ कह रहा है कि मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं, अब सोचो प्लास्टिक की वस्तु क्या क्या हो करें अपने घर में, क्या क्या, कौन कौन सी प्लास्टिक की वस्तु हो सकें। बाल्टियाँ हो सके, लंच बॉक्स हो गया, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। प्लास्टिक की सारी वस्तुएं जितनी भी तमन्ने अपने घरन में देखी होंगी, तो वे सगली वस्तुएं इनमें आ जाएंगी। ठीक है। वाके बाद अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। जो वस्तुएं हैं उनके समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। समूह किस आधार पर बनाए जाएंगे, हम प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठे करने लगें तो वो प्लास्टिक की वस्तुओं का समूह हो जाएगा। हम धातु के इकट्ठे करने लगेंगे तो धातु की वस्तुओं को समूह हो जाएगा। हम गोल इकट्ठी करने लगेंगे तो गोल वस्तु को समूह हो जाएगा। ठीक है। तो उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा। ठीक। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हैं। ये पदार्थ क्या होंगे, कांच, कांच की वस्तुएं भी हो करें, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा, ये सभी हो सकती हैं। ठीक। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में विचार कर सकते हैं? आइए देखते हैं। क्रियाकलाप माने एक्टिविटी, यानी पहले क्रियाकलाप में करके देखा है कि चारों ओर से जितनी भी चीज़ें, वस्तुएं संभव हो सके उन सबको इकट्ठा करो। ठीक। प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली चीज़ें अपनी कक्षा के कमरे से, विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। अब देखो हमने इकट्ठा करा तो क्या क्या चीज़ें इकट्ठी हो गई, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, या जो भी चीज़ें छोटी मोटी पहिए का आरा, ठीक है, या बैट हो गया जो घरन में, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इकट्ठी कर ली। अब यूँ कह रहा है कि ऐसी वस्तु की सूची भी बनाओ जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं, अपनी क्लास में ना ला सकें। ठीक है। जैसे ये तो छोटी मोटी चीज़ हो गई तो हम उठा के हम अपनी क्लास में ले आए, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम क्लास में ना ला सकें, जैसे कि हम दीवार ना ला सकते, वृक्ष, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, सड़क होगी। ठीक। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कर लें जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। ये समूह बना रहे हैं
कि कागज अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं को अलग कर लो, अलग समूह बना लो, और जो बाकी हैं उनको अलग समूह में, उनका एक अलग समूह बना लो। ठीक है, ये लिख रहा कागज अथवा लकड़ी से बनी है, और दूसरे समूह में वो वस्तुएं जो इन पदार्थों, इन मतलब कागज और लकड़ी से मिलकर ना बनी, वे सब उन सब ने अलग कर लो। ठीक है, यही प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकें। ठीक है, ये तो अलग होगी पदार्थों से, जिन जिन पदार्थों से मिलकर बनी है, वहाँ के बाद में जो खाना बनाने में प्रयोग होने वाली वस्तुएं हम उन्हें भी अलग कर सकें, किसी न किसी आधार पर के भी, जिनके अंदर मिर्च है, या रंग के आधार पर कर लो, या पाउडर के आधार पर कर लो के। ठीक है, तो आइए हम कुछ और अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी बनाएं, और सारणी बना के ये देखें, जैसे ये बना रखी सारणी, उसमें देखें कि कौन सी वस्तु हैं और वो किस किस पदार्थ से मिलकर बनी है। जैसे कि प्लेट है, थाली है, तो थाली इस्पात की भी बने रहे, कंच की भी बने रहे, प्लास्टिक की या अन्य कोई पित्तल की, तांबे की। ऐसी पेन है, प्लास्टिक या धातु का भी बने रहे पेन। ठीक है, तो यानी वही कहिए कि एकत्र की गई वस्तु, कुछ वस्तुओं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्रों, टीचर या पेरेंट से विचार विमर्श करें। ठीक है, वहाँ के बाद या ना अगला क्रियाकलाप कर रखो, या ना कहिए कि कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है, इनके अतिरिक्त, कहाँ, इस वाली सारणी में इसने कही है कि कुछ पदार्थ को चुनें और उन पदार्थ से क्या क्या वस्तुएं हम बना सकें। जैसे कि लकड़ी ले ली, तो लकड़ी से हम कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी और इनके पहिए, ये सब चीज़ें हम लकड़ी से बना सकें। ठीक है, और अधिक पदार्थ की सारणी कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी को कि दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है, लकड़ी से बनी है, कागज़ से बनी है। तो यानी यूँ ही कहिए यहाँ तक, या के बाद यानी कहिए कि इन सभी सारणियों से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूह में रखा, या के पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी हैं। ये वही चीज़ कहना चाह रहा है कि इसमें भी विविधता है। विविधता पहले हमने खाने में देखी, पहले पाठ में, फिर वस्त्रों में देखी, अभी हम वस्तुओं में देख रहे हैं। ठीक है, वस्तुओं में अब यह नहीं कही कि कुछ वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी हुई करें, तो कुछ ऐसी भी हुई करें जो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकें। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी हुई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। चलो आ जाओ, किस आधार पर हम इनका पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे वो देखते हैं। पदार्थों के गुणों के आधार पर। ठीक, पदार्थों के गुण क्या होंगे भाई। जैसे यूँ एक छोटी सी बच्ची खड़ी है लाली, तो यूँ कहा कर रही है कि भाई यानी गिलास में पानी भर लो। ठीक, अब यह गिलास में जो गिलास है वो किसी धातु का होगा, या कंच का होगा, या प्लास्टिक का होगा, तो उसमें से पानी ना बिखर रहा। अब यूँ कह रही है कि अगर हम ऐसा कपड़े का गिलास बनाएं और उसमें पानी करें तो वो बिखर जाएगा नीचे। या जैसे जल को एक चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसने यूँ चीज़ कही है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता, कपड़े के टुकड़े का साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बना देंगे तो वो तो काफ़ी मतलब मूर्खतापूर्ण बात होगी, हास्यास्पद प्रतीत होता है। इसी प्रकार हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चुनें जिसमें जो जल को रोक सके। यही प्रकार खाना पकाने वाले पात्र जो हैं वो कागज़ के नहीं बने होते हैं, ये भी काफ़ी मूर्खतापूर्ण बात है, बुद्धिमान्य का कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन उसके गुणों के आधार पर किया जाएगा कि किस पदार्थ का गुण है कि वो पानी को रोक सके, किस पदार्थ का गुण है कि वह खाना पकाते वक्त खुद से जले ना इतनी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो अतः पदार्थों के यह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि दिखावट, देखने में पदार्थ एक दूसरे से देखने में भिन्न होंगे, लकड़ी अलग होएगी लोहे से बिल्कुल कतई, आइया में देखा फिर भी लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं। क्या समानता, तो सब धातु हैं। ठीक है, ये लोहा, तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है, लेकिन इसमें फिर भी कुछ समानताएं पाई जा सकती हैं। लेकिन लकड़ी और लोहा तो बिल्कुल ही अलग हो गए, इनमें तो कतई कोई समानता मिले ना। आगे कह रहा है क्रियाकलाप 3, मतलब कि एक्टिविटी तीसरी,
यानी कहा कि विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कर लो। ठीक है, इसके बाद में यानी क्या कि ये इनमें से क्या कुछ चमकीला दिखाई पड़ता है? कुछ ना दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तांबे का तार धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, तो ये दोनों चमकीले चमकीले पदार्थों का एक समूह में पृथक करो। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, जैसे यानी यूँ एक धातु का टुकड़ा ले रखा है, इसे इनने काट दिया, तो देखो यहाँ चमक मिलेगी, जो किनारे होंगे ना इसके एजिस, तो यहाँ पर चमक मिलेगी। ताजे कटे वृक्षों को ध्यान से देखो, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखो, यहाँ पर ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं। इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थ के समूह में सम्मिलित कर लो। ठीक है, अब इनने कहिए कि जो भी कुछ मिले तुम्हें, जो भी चीज़ मिले, अन्य पदार्थ इसी प्रकार कोई चमक या घुती बोल रखा है, इसका मतलब भी चमक ही हो रहा है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से काट दो, सब कुछ काट डालो। उसके बाद में देखो कि काटने के बाद में जिनमें चमक मिल रही है वो तो होगी चमकीले, मतलब कि धातु। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठ को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वे चमकीले हैं अथवा नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की घुती मतलब कि चमक पाई जाती है वे धातु कहलाते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं, धीरे धीरे खो देंगी, तो उनको चमक देखने के लिए क्या करेंगे, या तो वही रेगमाल से रगड़ेंगे या उन्हें काटेंगे तो उनकी किनारों पर फिर से चमक मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि ऐसा उन पर वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। वायु और नमी, जैसे लोहा है, लोहे पे जंग लग जाए करे, कैसे लग जाए करे? ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन और नमी में क्या हो करे? पानी, H2O। ठीक है, इनकी उपस्थिति में लोहे पर जंग लग जाए करे। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही विद्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहा और वर्कशॉप का भ्रमण करें तो ये देख लेना। ठीक है, या के बाद कह रहा है कि पहला तो जो पदार्थ के गुण हो गए, देखो, अरे कहाँ गो पदार्थ के गुण, ये रहा पदार्थों के गुण। तो पहला हो गया गुण दिखावट के आधार पर हम उनमें अंतर कर देंगे कि कौन चीज़ कैसे दिख रही है। दूसरा हो गया कठोरता में यानी क्या कही है? लकड़ी हो गई या लोहा हो गया या कुछ ऐसा ले लो, कागज़ ले लो। ठीक है, अब कठोरता, जाहिर सी बात है कि लोहा ज़्यादा कठोर होएगा, तो इसने आगे इसी चीज़ को बताने की कोशिश करी है कि विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाएंगे तो कुछ तो दब जाते हैं, संपीड़ित हो जाएंगे, और कुछ को संपीड़ित करना कठिन होगा, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाएंगे। धातु की एक चाबी लीजिए इस तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। देखो, चाबी से हम खरोचेंगे तो क्या देखेंगे? जो लकड़ी है वो खरोच जाएगी, मोम हुआ ये भी खरोच जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हुआ, अगर ये लोहे की है तो एल्यूमिनियम को खरोच देगी। तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थ तो आसानी से खरोच रहे हैं और कुछ पदार्थ आसानी से नहीं खरोचे जा सकता। वे पदार्थ आसानी से संपीड़ित, जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोचा जा सका है वो कोमल पदार्थ कहेंगे उन्हें, और जिन्हें नहीं किया उन्हें कठोर पदार्थ कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं। दिखावट में जैसे हुती, कठोरता, रूक्ष माने खुरदुरा, कुछ खुरदुरे पदार्थ होंगे, कुछ चिकने समतल होंगे, अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? विलेय अथवा अविलेय। विलेय अथवा अविलेय मतलब कि जो जल में विल जाए वो विलेय, जो ना मिले उन्हें अविलेय। आगे पढ़ लेंगे। चलो, कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू मन रेत और लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र करो, है ना। फिर इसने कही है कि गिलास में 2/3 जल भरो और उसमें ये सभी चीज़ें डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो। देखेंगे, देखो चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा। ठीक है, तो इसने वही कहा है कि नमक, चीनी, बालू, इस तरीके के एक टेबल बनाओ। जो चीज़ें घुल गई हैं, जैसे चीनी, नमक है पूर्णतः घुल गया, चीनी घुल, तो ऐसी एक टेबल बना लो कि कौन कौन सी चीज़ें जल में घुल गई हैं, कौन कौन सी नहीं घुली हैं, और जो नहीं घुली हैं वो उनकी क्या स्थिति है। वो जो बर्तन है उसकी तले में बैठ गई हैं या जल के ऊपर ही तैर रहे हैं। ठीक, चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, शेष गिलासों में भर दीजिए, धीरे धीरे हिलाइए, कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, जल में मिलाएं। ठीक है, चलो आ जाओ। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ तो घुल गए हैं, विलीन हो गए हैं जल में, उन्हें विलेय कहेंगे, और कुछ पदार्थ जो
एक काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं हुए पदार्थ एविले कहेंगे उन्हें। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? चलो देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र करो। अब देखो, सिरका भी घुल जाएगा, नींबू का रस भी घुल जाएगा, सरसों का तेल नहीं घुलेगा, नारियल का तेल नहीं घुलेगा, मिट्टी का तेल ना घुले। तुमने देखा होगा भी तेल घुलता हो, अगर तेल को वैसे घुमाएंगे भी तो थोड़ी देर रख दो, इसे 5-7 मिनट में अलग अलग धब्बे से बन जाया करें। ठीक है, कांच का गिलास भरा है, उसमें ये सभी चीज़ें डाल दो और उन्हें घोल के देखो। उसके आधार पर एक टेबल बना लो। यूरी सिरका घुल गया अच्छे से, नींबू का रस हो गया, सरसों का तेल हो गया। ठीक, जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराएं और उस आधार पर एक सारणी बना लें। ठीक है, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते, कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। पानी के अंदर तेल डाल दो तुम, ना घुलने का, थोड़ी देर तक घोल के छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद अपनी अलग एक परत बना लेगा वो। ठीक है, कुछ अब आगे, ये तो हो गए द्रव के बारे में। अब ये कह रहा है कुछ गैस जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं है। कुछ गैस जल में विलय हैं, अन्य नहीं है। सामान्यतः जल में कुछ गैस थोड़ी मात्रा में विलीन होती है सामान्यतः। जैसे उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस। जल में अब ऑक्सीजन है तभी तो मछलियां उस ऑक्सीजन से सांस ले रहे हैं। रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जल में विलीन ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। कौन कौन सी वस्तुएं होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी? क्या सभी वस्तुएं तैरती हैं, या सभी वस्तुएं डूब जाती हैं? आइए देखें। क्रियाकलाप 4 करते समय हमने देखा कि एविले ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी यही द्रवों को देखा कि एविले हैं वो अपनी अलग से लेयर बना लेंगे, मिश्रित नहीं होंगे, जल के पृष्ठ पर लेयर बना लेंगे, आकर तैरने लगेंगे। ठीक है, और अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। देखो जैसे यू है, ये ऊपर तैर रहे हैं, ये घुले नहीं है, और ये डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं, पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? कुछ डूब जाती हैं, कुछ तैरने लगती हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थ के 5-5 उदाहरण दें। ये सब क्रियाकलाप टाइप का करवा रखा है। आगे देखो, आगे कौन सा गुण है भाई? पारदर्शिता। पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या कह रहा है? पारदर्शिता मतलब कि लुका छुपी का खेल खेला होगा तो जो छुपते हैं, छुपन छुपाई क्या करें, बचपन में खेला होगा, तो किसी ऐसी चीज़ के पीछे छुपेंगे ना कि जिसके आर पार ना देखा जा सके, जो पारदर्शी ना हो। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उन स्थानों के बारे में विचार करें जब खेलते समय आप दूसरों को दिखाई ना दें, छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरा हमें ना देखे। ठीक है, तो क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? शीशे के आर पार देख लेंगे। ठीक है, तो पारदर्शी कहते हैं। इसने वही कहा है कि जिन पदार्थों सामग्रियों से होकर जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन पदार्थों सामग्रियों को पारदर्शी कहते हैं, और जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता उन्हें अपारदर्शी कहेंगे, जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता हो। ठीक है, इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी और आए करे, उसे भी अभी बता देने। कागज की एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी प्रदीप बल्ब को देखिए, प्रेक्षण नोट कीजिए। क्या आप देख पाएंगे? अब देखो, इसमें क्या है कि उस कागज की शीट पर 2-3 बूंद तेल या मक्खन डालकर इसे फैला दो। कागज के उस भाग से जहाँ तेल या फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखो। अब आप क्या देखते हैं कि जब यूँ कागज था, इस पर यहाँ पे बल्ब लगा दिया कोई, यूँ जल रहा है, और यहाँ से देखो इसे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यूँ कागज था, इस पर तेल फैला दिया, तेल यहाँ, और यहाँ से बल्ब जल रहा है, और यूँ यहाँ से देखो इसे, तब ये दिखने लगेगा। बहुत साफ साफ नहीं दिखेगा पर हाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है कि क्या आप यह पाते हैं कि बल्ब पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु यहाँ से क्या है कि यहाँ से बल्ब तो नहीं दिखेगा, थोड़ी सी रोशनी दिखेगी कि हाँ जी बल्ब जल रहा है, कहीं से रोशनी आ रही है,
इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा बल्ब का भी आभास हो जाएगा। तो यही है कि ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ ले रखा कि भाई एक टॉर्च ली, ठीक है, उस पर अपनी यो हथेली रख दी। अब इसने टॉर्च को फिर जलाया तो देखेंगे कि ऊपर यहाँ रोशनी रोशनी सी आ गई, तो इसे भी पारभासी कहेंगे। टॉर्च को के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण किया तो हथेली पर अपारदर्शी या पारदर्शी है देखा उसने, तो हथेली क्या है, पारभासी निकली। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। जल में तैर भी सकती हैं कुछ और कुछ डूब सकते हैं, ठीक है, अथवा पारदर्शी अपारदर्शी या पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। जैसे देखो इसने एक फोटो सा दे रखा है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये रहा दुकान है, ठीक है। तो पदार्थों को यहाँ जो रखे हैं इसने इसमें कांच के डिब्बों में, ये जो नॉर्मली बिस्किट वगैरह टॉफ़ी वॉफ़ी रख दी। इसके अलावा इस दुकान में जो आटा वाटा होगा उसका एक अलग समूह बना होगा, वहाँ रखे होंगे। इसके अलावा दाल वाल की अलग रैक बन रही होगी। तो अपनी सुविधा के लिए इसने अब जो अपने पदार्थ हैं दुकान के अंदर, वो अपनी सुविधा के लिए उनके अलग अलग समूह बना लिए, ठीक है। बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज व दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करेगा। इसी प्रकार ये पदार्थों का समूह बनाने लगेंगे, ठीक है। पाठ ख़त्म हमारा आज चैप्टर 4 ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ठीक से समझ आया होगा और थोड़ा बहुत पसंद भी आया होगा। बाकी जो भी कमियाँ हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।